वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, जिस पर आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। और हमारे आज के क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे एलोवेरा की खेती को लेकर भी, जो काफ़ी आज के समय प्रचलित भी हो रही है। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस 1 घंटे के दौरान आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी आप नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर भी आप अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. राणा जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राणा। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश आर्या जी। आप सहायक आचार्य हैं औषधीय विज्ञान के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर आर्या। तो इन दोनों से देखिए आज हम आपको जानकारी जो है, आपकी जानकारी को और पुख्ता करेंगे। जो आपके सवाल हमारे पास आएंगे उनके सारे जवाब ये देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाए, हम देखते थे लगातार हमारे जो किसान हैं वो मधुमक्खी पालन से जुड़े। लेकिन डॉक्टर राणा, जब हमने देखा कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई, तो वहाँ भी एक स्थान हमने देखा मधुमक्खी पालन का, और इसके बाद से काफी फायदा जो हुआ है वो हमारे किसानों को भी हुआ है। क्या स्थिति मधुमक्खी पालन की हमारे देश में? मधुमक्खी पालन क्योंकि एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसके किसान भाई अपनी जो परंपरागत कृषि है उसके साथ साथ इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कि जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा भी इसके व्यवसाय को कर सकता है। साथ ही साथ इसको जो आपके बुजुर्ग है वो भी कर सकता है, युवा भी इसको कर सकता है। और बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं भी इस काम को आसानी से कर सकती हैं। और बहुत सारी महिलाएं अब जो है आने वाले समय में मधुमक्खी पालन की तरफ जुड़ भी रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो आने वाले, क्योंकि हम जब डबल फार्मिंग की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं किसान की, तो इसमें मधुमक्खी पालन एक बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लगातार काफी फायदा मधुमक्खी पालन क्षेत्र के जरिए मिल रहा है। और जैसा डॉक्टर राणा ने कहा कि खासतौर से जो आत्मनिर्भरता है वो झलकती है, और खासतौर से जो महिला किसान हैं वो भी इसका भरपूर लाभ ले रही हैं। कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इस बारे में और जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है, तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर पी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है।
तो जाना आपने किस तरीके से मधुमक्खी पालन जो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है और इसके साथ साथ हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, बड़ी संख्या में इस व्यवसाय से जुड़े भी हैं और साथ ही ना सिर्फ अच्छी आमदनी उनको मिल पा रही है बल्कि दूसरे जो किसान हैं उनको एक तरीके से रोजगार भी वो इसके जरिए मुहैया करा रहे हैं। और साथ ही आज के समय में जो एक और लोकप्रियता की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा औषधीय खेती जो है अलग अलग फसलों की उसने भी काफी लोकप्रियता हासिल की और इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ डॉक्टर आर्य अगर उम्मीद हम यही कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है एलोवेरा की खेती एकदम से हमने देखा किस तरीके से प्रोत्साहन उसको मिला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अलग अलग औषधीय पौधे हैं, आज के समय में और भी पौधे हैं, लेकिन एक शुरुआत जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा खेती की तरफ से की गई थी। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो कि आसानी से शुष्क क्षेत्रों में यानी कि जहाँ बारिश कम होती हो, जहाँ जमीन आपकी बंजर है या और अन्य फसल जैसे गेहूं चावल की फसल ना ले पाते हो उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी फसल है। इससे किसान आमदनी अच्छी कमा सकता है और ये फसल फेल नहीं होती। एक बार आपने लगा दी तो ये लगभग 5 साल तक आपकी चलेगी। लगाने के बाद पहली तुड़ाई है वो 10-12 महीने के बाद होएगी और उसके बाद ये लगातार हर 3 महीने आप इसके पत्ते तोड़ के बेच सकते हो। यही एक सबसे बड़ा फायदा, जैसे आपने कहा कि बाकी फसल में हम देखते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए या कोई और दिक्कत ना आ जाए, यहाँ ये समस्या ही नहीं है किसान के लिए। तो इस बातों को लेकर और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे और बताएंगे कितना लाभ जो है वो आपको उसके जरिए मिल सकता है। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। किसानों का तेजी से औषधीय पौधों की खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे ही पौधों में एक है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी पत्तियां साल भर हरी भरी बनी रहती है। पत्तियों में 70 कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन, शर्करा, लवण, अमीनो अम्ल, फेनोलिक व सैलिसिलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी पत्तियों के पल्प का इस्तेमाल दवा और सौंदर्य के लिए किया जाता है। एलोवेरा शुष्क इलाकों, जहां बरसात कम होती हो या जहां पानी की सुविधा कम हो, ऐसे इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसीलिए इसकी फसल सूखा भी बर्दाश्त कर सकती है। हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री होता है। इसकी बुआई से पहले खेतों को जोत कर तैयार करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय लगभग 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसके छोटे पौधे ही एलोवेरा का बीज होता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई-अगस्त का होता है। इस मौसम में रुपाई करने से पौधों का विकास काफी तेजी से होता है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। रुपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई करनी होती है। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तैयार पत्तियों की कटाई या तोड़ाई तब करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाए। तो जाना आपने कैसे आप भी एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी लेने के लिए जो हमारे दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर बल्कि ईमेल के जरिए भी hellokisan2015@gmail.com इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो एक दर्शक हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं लखीसराय बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका अमरीन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं अमरीन जी आप अपना। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं सर जी एलोवेरा के बारे में कि इसकी खेती की शुरुआत कब कर सकते हैं, सीजन क्या है, और दूसरा चीज की इसका जो प्रबंधन है कोई ज्यादा इसमें बता रहे थे सर अभी की कोई खाद वाद की जरूरत नहीं होती है, तो कम खर्चीला है। तो इसमें क्या हम लोग का जो धान का इलाका है तो पानी थोड़ा बहुत कभी कभार अगर आता है तो उससे नुकसान भी उसको होगा। और मार्केटिंग में लोग शोषण करते हैं कि झूठ मूठ का कि आप में इतना परसेंटेज केमिकल है, ये है वो है, सबसे समस्या मार्केटिंग का। जी, वो कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए कई सवाल इनके। डॉक्टर आर्य क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इस किसान भाई को ये कहना चाहूंगा कि ये खेती सिर्फ शुष्क क्षेत्रों के लिए है, जहां पानी ज्यादा हो वहां ना करें। फिर भी आप उस क्षेत्र में करना चाहते हैं तो इसको अपने डोर पे लगाएं।
यानी कि आप खाड़ी में ना लगा के या क्यारी में ना लगा के उसको डोली पे लगाएं जी। ताकि उसको पानी टच ना करे। यदि इसको पानी टच करेगा तो बीमारी आने की संभावना रहती है और खेती ज्यादा लाभप्रद नहीं रहेगी। जी। जहां तक बेचने की बात है, इसके बेचने के लिए बहुत सारी कंपनियां उपलब्ध हैं। जितनी भी साबुन, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश बनाने वाली जो भी कंपनी है, उनसे आप अनुबंध करके खेती करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर आपको उनको आपकी फसल खरीदनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और जैसा उन्होंने कहा कि जो प्रबंधन है वो सरल हम मानते हैं जो दूसरी फसलें हैं उनके मुकाबले, तो क्या इसके जरिए किसान की लागत भी कम होगी? हाँ, इसमें किसान की लागत मुख्य रूप से तो जो FIM हम खेत तैयार करते समय डालना है उसी की रहेगी। उसके बाद में 2-3 लड़ाई गुड़ाई आपको करनी पड़ेगी, वही रहेगा। इसके अलावा इसमें ज्यादा सा कोई खर्चा नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए उसमें ज़्यादा खर्चा जो है आपका नहीं होगा। और एक और सवाल जो है ईमेल के जरिए देखिए अब हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो दर्शकों के अलग अलग सवाल आ रहे हैं। ये डॉक्टर राणा सिरसा हरियाणा से हैं हमारे जो दर्शक हैं, और ये जानना चाह रहे हैं मनीष राजोरा जी, मधुमक्खी पालन के लिए जो मधुमक्खियां हैं वो कहाँ से खरीदें, साथ ही किस तरह का रखरखाव इन्हें करना होगा, और जो अगर एक डिब्बे से भी शुरुआत करते हैं तो उसकी क्या कुछ लागत आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत आप एक डिब्बे, ये पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस पर्पज के लिए कर रहे हो। जी। आप कॉमर्शियल करना चाहते हो तो कम से कम आप 10 डब्बे, आपको 10-20 बॉक्स से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जी। शुरुआत करने के लिए आप ये देखो कि सबसे पहले तो आप एक प्रशिक्षण लो, किसी भी नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से या फिर खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से जो है ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरांत फिर आप इसकी नवंबर से लेके फरवरी तक ये एक उचित समय होता है मधुमक्खी पालक के लिए शुरुआत करने के लिए। जी। और रही इसकी बात कि कितना इस पे खर्चा आता है, कि मान के चलते हैं कि वैसे तो इसका क्या है कि आप इसको जो नजदीक आपका कृषि विज्ञान केंद्र से उससे संपर्क कर लो, वहां से भी आपको ये मिल सकते हैं। नहीं तो जो पुराने बी कीपर हैं जो पहले से आपका मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी आप इसको खरीद सकते हो। तो इसको लगभग 4000 के करीब आपको विद आपके फ्रेम भी उसमें और मक्खी भी और आपका पूरा बॉक्स समेत लगभग आपको एक मिल जाएगा ये। जी। तो देखिए कितनी लागत से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और जब मुनाफा बढ़ता है तो और भी ज्यादा इसमें आप इजाफा कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ राहुल चौहान जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका विदिशा मध्य प्रदेश से। राहुल जी क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं जानकारी चाहता हूँ कि जो क्रॉप जो तैयार होगी इसकी एलोवेरा की, जी, उसको सर सेल किस स्टेज में होगी, मतलब कैसे सेल करते हैं, कैसे तैयार किया जाता है? नहीं, जो मार्केट में उससे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, मतलब उसको बेचेंगे कैसे सर, किस फॉर्म में बिकता है वो, कहाँ पे बिकता है? चलिए बिल्कुल। आखिर देखो एलोवेरा को मुख्य रूप से जो किसान भाई हैं वो पत्ते तोड़ के, यदि कोई नजदीक आपके पास में जेल प्रोसेसिंग यूनिट है तो वहां बेच सकते हैं। यदि कोई जेल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास आसपास नहीं है तो 60-70 हजार रुपए की जेल प्रोसेसिंग यूनिट अपनी फ्रेम करवा के आप अपनी बना सकते हैं और उसमें प्रोसेस करके जेल आप नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जहां कहीं भी साबुन शैम्पू बनाने वाली जो कंपनियां हैं या कुछ इनसे संबंधित जो आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे रामदेव जी की पतंजलि, यानी अलग अलग जो कंपनियां हैं उनका आप रुख कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कोई सीजन बेहतर हम मान सकते हैं, जैसे अलग अलग फसलों के लिए हम मौसम निर्धारित करते हैं, तो कोई ऐसा खास समय जिसमें इसकी खेती बेहतर ढंग से हमारे किसान करें? एलोवेरा को लगाने का सर्दी के 2 महीनों को छोड़ के किसी भी महीने में लगा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा समय इसका बारिश का और फरवरी मार्च का, ये 2 समय सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिनमें कि आप जब सकर्स या इसका जो छोटा पौधा है वो लगाओगे तो आसानी से चल जाता है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए कैसे इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता जो मधुमक्खी होती है तो ऐसे कौन कौन से सुरक्षित उनके लिए जगह नहीं जहाँ नहीं पाल सकते, जैसे मान लीजिए कहीं पर हाईवे गाड़ियों का आवागमन होता है, कहीं पर झटके लगे या कोई फैक्ट्रियां लगी जहाँ पर धुआं उठते, या ऐसे क्षेत्र होते बाद किसान जो है रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों पे हमें सावधानी बरतने की जरूरत है? चलिए, किस तरह की सावधानी ऐसे क्षेत्रों में डॉक्टर राणा जो मधुमक्खी पालक हैं उनको अपनानी चाहिए और किस तरह का परिणाम इस पे नजर आता है मधुमक्खी पालन पे? बिल्कुल, पहली बात तो अगर आप मधुमक्खी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको व्यावसायिक रूप से कौन सी मधुमक्खी को पालना है। चूंकि आपका सीधा संबंध है कि ऐसा व्यवसाय जिसमें अधिक शहद या जो अन्य उत्पाद हैं
चाहे वो वीवेनम है, चाहे आपका इसके अलावा आपका रॉयल जेली है, या आपका जो भी पदार्थ इसके हैं उसको आपको अधिक से अधिक मात्रा में मिले। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में लगभग 5 प्रकार की प्रजातियां हैं जो मधुमक्खी पाली जाती है। इसमें जो इटालियन मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, जिसका शहद का उत्पादन बहुत अधिक है और उसको आसानी से पाला जा सकता है। और तो इसलिए आप सबसे पहले तो आपको चुनाव करना है कि कौन सी मधुमक्खी पालनी है, तो उसके लिए आपको एपिस मेलिफेरा आपने करनी है। साथ ही साथ आपने पूरे साल का, क्योंकि मधुमक्खी के लिए अच्छे शहद के लिए जरूरी है कि आपको फ्लोरा यानी कि फूल मिलना चाहिए। फूल के माध्यम से ही वो नेक्टर लेती है। तो आपने ये देखना कि पूरे साल भर कहाँ अच्छे से फ्लोरा यानी कि फूल मिल सकता है, उस क्षेत्र का आपने चुनाव करना होगा कि कहाँ सूरजमुखी की खेती होती है, कहाँ मल्टीफ्लोरा मिल सकता है, कहाँ सरसों की अधिक खेती होती है। तो वो आपने पूरे साल का एक चार्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप माइग्रेट यानी कि स्थानांतरण करते हैं अपने बॉक्सों का, मधुमक्खी परिवार का, तो आपने ये देखना कि सड़क के आसपास, क्योंकि हाईवे के आसपास ना हो, क्योंकि कई बार जब मधुमक्खी उड़ान भरती है तो उड़ान भरने के समय अगर वहां ज्यादा ट्रैफिक है तो कई बार उससे टकरा के उसको नुकसान भी होता है। साथ ही साथ स्वच्छ पानी यानी कि पानी की उपलब्धता भी आपके मधुमक्खी परिवार के आसपास होनी चाहिए। तीसरी चीज कि आपको वहां फूल यानी कि फ्लोरा भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको पेस्टिसाइड की अभी बात की जो आपने, क्योंकि आजकल बहुत सारी सब्जियां भी हैं, जो फलों में भी है, दूसरी में भी जो आपकी सीरियल क्रॉप है उनमें भी आजकल जो पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है। तो पेस्टिसाइड का भी आपको ध्यान रखना है। जहां अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है वहां से आपको हटाना है, वहां आपको मधुमक्खी का परिवार नहीं रखने हैं। चलिए, बिल्कुल इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा, और इस साथ लगातार आपको हम बताएंगे और किस तरीके से मधुमक्खी पालन से आप जुड़ सकते हैं और एलोवेरा की खेती करके कैसे अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन और साथ ही एलोवेरा की खेती को लेकर, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर है, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही मेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इस पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, इनका सवाल आइए शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, स्वागत आपका सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, राम राम साहब, सुन रही जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, तो अभी जिस समय फ्लावर फूल कम होते हैं तो ये कहते हैं कि वो चीनी की चाशनी थोड़ी डालो। तो क्या चीनी की चाशनी डालेंगे तो उसकी शहद की गुणवत्ता में कोई फर्क आएगा? चलिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का मौसम आधारित है, माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे में जब ये चाशनी का जो जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर राणा, क्या उससे कितना असर हम शहद पे देख पाएंगे उसकी गुणवत्ता को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि मधुमक्खी को जो है फूल यानी कि फ्लोरा की आवश्यकता होती है जिससे वो नेक्टर लेती है। तो ऐसे समय में जब आपके पास फूल या नहीं है तो ऐसे समय, क्योंकि उसके जीवन यापन करने के लिए आपको अलग से जो है उसको फीड करना पड़ेगा।
तो फीड करने के लिए जैसे जो चीनी का घोल है, 1 भाग पानी और 1 भाग चीनी, दोनों को मिला के हम जो है मधुमक्खी को देते हैं। ऐसे समय पे देते हैं जब वो जो फूल है उसकी उपलब्धता नहीं है। तो क्योंकि उस समय शहद का अधिक उत्पादन नहीं होता, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हम उसको देते हैं, तो उस समय शहद का उत्पादन जल्दी सी मधुमक्खी के द्वारा नहीं होता। जी, तो बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है और इसलिए सलाह भी दी जाती है। फिलहाल और भी जो सवाल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं ईमेल के जरिए। एक सवाल आया है डॉक्टर आर्या, ये जानना चाह रहे हैं कि एलोवेरा के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़वार के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो जहाँ जिस खेत में वो पौधे लगे हुए हैं उस खेत की मिट्टी की जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई पोषक तत्व किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है। उसके अलावा यदि कोई पत्तों पे कोई बीमारी आई है तो उसका देख के उसके बारे में उसका उपचार किया जा सकता है। चलिए, ये भी जरूरी है कि देखिए लगातार आप जो खेत की मृदा है उसकी भी जांच करें, आखिर क्या वजह हो सकती है। जो प्रबंधन कार्य हैं वो आपको लगातार करने होंगे। डॉक्टर राणा, हमारे पास सदन बघेल जी हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से, इनका ईमेल हमारे पास आया है। वो चाहते हैं कि बड़े स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन वो कर सकें, लेकिन इसके लिए जो जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण वो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। वो ये कहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल, प्रशिक्षण लेने के लिए आपको जो पूरे देश में हमारे सभी जिलों में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र है, साथ ही साथ जो बड़े जिले हैं उनमें 2 भी कृषि विज्ञान केंद्र है। और लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्र में मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप वहां से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कृषि विश्वविद्यालय अगर आपके नजदीक है तो वहां से भी आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल बी बोर्ड की भी जो अगर आपके वहाँ यूनिट है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी ले सकते हैं। और राज्य के जो कृषि विभाग हैं उनके माध्यम से भी मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आज मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय उभर के आया है जिसको हम कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी करना। उसमें मधुमक्खी पालन जो है एक अपने आप में अलग ही रोल अदा कर रहा है। तो इसके लिए आप आराम से कहीं से भी, जो मैंने बताया, आप वहां से प्रशिक्षण लेके वो इसका कार्य फिर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि व्यावसायिक रूप से मुझे बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आप 50 बॉक्सों से सरकार की स्कीम भी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम है। उसमें 40% सब्सिडी भी है, 2,20,000 रुपए की वो स्कीम है, जिसमें 50 बॉक्सों से शुरुआत है। तो उसमें 40% सब्सिडी भी है। तो किसान भाई जो अपने नजदीक का जो कृषि विभाग है, ये खासकर जो है आपका DH होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसके माध्यम से भी आप इसकी जो स्कीम है उसका पता कर सकते हैं। और जो आपके राज्य की है तो उसको मिल सकती है आपको। जी बिल्कुल, देखिए फायदा आपको मिल सकता है, वरना लगातार अलग अलग जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं और NBH मिशन के तहत भी हमारे जो किसान हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है। और यहाँ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका जितेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदिशा जिले में एलोवेरा की खेती हो सकती है क्या, और उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे सर? चलिए, विदिशा जिस तरह का क्षेत्र है वहां पर किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं डॉक्टर आर्या? जैसा कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है लगभग शुष्क क्षेत्र है, उसमें ज्यादा सी बारिश भी नहीं होती, पानी की उपलब्धता भी कम है। तो एलोवेरा जो है जहाँ भी पानी की आवश्यकता कम रहती है या पानी की उपलब्धता कम है, वहां आप इसको आसानी से लगा सकते हो। और यदि पानी ज्यादा ही कम है तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी इस फसल को किया जा सकता है। और जहां तक पौधों की उपलब्धता की बात है तो आपके नजदीक गुजरात पड़ता है, तो गुजरात आनंद यूनिवर्सिटी है और एक हमारा निर्देशालय है औषधीय पौधों का, वहां से हम पौधे ले सकते हैं। बिल्कुल। एक और ईमेल हमारे पास है डॉक्टर आर्या भुजबल जी का, झांसी उत्तर प्रदेश से। इनका भी यही सवाल है कि एलोवेरा की खेती की जानकारी ये चाहते हैं, कहाँ से इनको मिलेगी और खासतौर से इसको कैसे हम बेच सकते हैं, कहाँ बेचा जाए? जानकारी लेने के लिए आप किसी भी नजदीकी विश्वविद्यालय से बात कर सकते हैं, वहाँ के वैज्ञानिक से किसी से भी आप संपर्क में रहें। इसके अलावा लखनऊ में एक हमारा वो है केंद्र, वहां से भी CMAP, वहां से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं से भी, या कोई नजदीक आपके पास कृषि ज्ञान केंद्र है तो वहां से भी यदि कोई औषधीय वैज्ञानिक उपलब्ध है वहां पे, तो वो भी आपको इस बारे में जानकारी दे सकता है और प्रशिक्षण लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आर्य, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनके बाजार को देखते हुए जो समस्या रहती थी, ई-चरक पोर्टल शुरू किया गया था, क्या उसका भी इनका फायदा इनको मिल सकता है? बिल्कुल, उस पोर्टल के थ्रू भी ये अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बाकी आजकल ऑनलाइन
बहुत सारे मार्केट उपलब्ध हैं, उनके थ्रू भी अपना प्रोडक्ट बेच। यानी खुला बाजार देखिए किसान के सामने है, आप सीधे तौर पर भी उस बाजार में उतर सकते हैं और जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उतना अच्छा लाभ जो है आपको मिल सकेगा। और साथ ही ये जो लाभ की स्थिति है कहीं ना कहीं डॉक्टर राणा शहद में भी हम देख सकते हैं मुनाफे की मिठास, अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा शहद के जरिए, क्योंकि अब उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ गुणवत्ता पर भी जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, शहद क्योंकि अब आप देखते हो कि आज भरपूर मात्रा में जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो औषधीय गुण, इसके जो आपके एंटीऑक्सीडेंट जो गुण हैं, साथ ही साथ आपने कोरोना काल अभी कुछ समय पहले गया है, इसमें आपने देखा होगा कि शहद को जो है कितनी मांग इसकी बढ़ी है। साथ ही साथ प्रयोग करने के लिए, हर इंसान को प्रयोग करने के लिए डॉक्टरों ने भी सलाह दी। तो शहद एक ऐसी चीज है कि इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस चीज की मांग बढ़ती है तो उसका फिर जो है गुणवत्ता, साथ ही साथ जब इसको जो पैदा कर रहे हैं यानी कि जो मधुमक्खी पालन है उनको भी अच्छा इससे आय मिलती है, इनकम अच्छी होती है। जी, अच्छी आमदनी जो है इसके जरिए आपको मिल सकती है। फिलहाल आनंद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एलोवेरा के संबंध में अभी कुछ नई वैरायटियां डेवलपमेंट की गई हैं। वैरायटियां कौन कौन सी है और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी अत्याधिक उपयुक्त है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो सीमैप लखनऊ है उसने एक वैरायटी बनाई है, उसका नाम है सिम शीतल, और वो एलोवेरा की अच्छी किस्म है। उत्तर प्रदेश के किसान उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा एक आनंद गुजरात जो विश्वविद्यालय है उन्होंने एक किस्म इजाद की है, उसका नाम है GAK1। तो ये दोनों ही किस्म अच्छी है, इनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो वो लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों अच्छी किस्में हैं, इनका चयन आप कर सकते हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अगर किसानों को उन्नत किस्में मिलती हैं उनका चयन वो करें, अच्छा लाभ इसके जरिए उनको मिल सके। खासतौर से डॉक्टर राणा, क्या अब हम अगर जब मधुमक्खी पालन क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ भी अब तकनीक बदल चुकी है, जो अगर एक साधारण बॉक्स की भी हम बात करें तो शायद उसमें भी अब कुछ बदलाव हो चुका है। कैसे ये सारी नई नई जानकारी जो है वो किसानों को मिल सकती है कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए, कृषि विश्वविद्यालय से? बिल्कुल, जो नई मधुमक्खी पालन का हम व्यवसाय की बात करते हैं तो इसके लिए क्यों नई तकनीकी है सुपर चैम्बर के साथ। पहले क्या कहता है कि जो परंपरागत पहले लोग करते थे तो एक बॉक्स में ही उसी में जो है आपके पूरा बच्चा, उसमें जो है एग, उसी में जो है शहद का उत्पादन होता था। पर वो तकनीकी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो लार्वा हैं, क्योंकि जब हम शहद का निष्कासन करते हैं तो उस समय जो बहुत सारे एग हैं, लार्वा हैं, वो भी उसमें डैमेज हो जाते हैं। तो नई तकनीक के द्वारा जो भी नए जो है मधुमक्खी पालक है या नए मधुमक्खी में जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो सुपर चैम्बर के साथ ही इसकी शुरुआत करें। सुपर चैम्बर के साथ करेंगे तो उनको अच्छी इनकम मिलेगी। बिल्कुल, अच्छी आमदनी जो है वो आपको हो सकती है। और हमारे दर्शक ना सिर्फ ईमेल बल्कि सोशल मीडिया के जो अलग अलग माध्यम है उनके जरिए भी हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ और सवाल हमारे पास आए हुए हैं। दीपक जी का सवाल है, इटावा उत्तर प्रदेश से, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं लेकिन जानकारी का अभाव है, प्रशिक्षण कहाँ से लें इटावा में? बिल्कुल, प्रशिक्षण के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है और लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्र में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप वहाँ जो है आप डालें कृषि विज्ञान केंद्र, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें तो उसमें पूरा आपका आ जाएगा, तो उसमें नंबर भी आ जाएगा, वहाँ का जो हेड होगा उसका नंबर भी आ जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र का नंबर भी आ जाएगा। तो आज आप उनसे संपर्क करें, साथ ही साथ उनसे पता करें कि भाई आपके यहाँ कब ट्रेनिंग होनी है, तो उस हिसाब से आप उनके मेल के माध्यम से भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि जो दूसरे हैं आपके जो राज्य के जो आपका कृषि विभाग है उनके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हो, नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी इसकी प्रशिक्षण आप कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है वहाँ पूरा कैलेंडर होता है, पूरे साल का आजकल कैलेंडर होता है कि कौन सी ट्रेनिंग कब होगी, किस मंथ में होगी, तो आप वहाँ एक बार देखें और फिर वहाँ उस पर अप्लाई करें। जी, और साथ ही देखिए अब तो मधु क्रांति पोर्टल भी हमारे पास है जहाँ पे कोशिश ये की जा रही है जो अच्छा गुणवत्ता युक्त शहद है वो कौन से क्षेत्र में है, कौन मधुमक्खी पालक उसको उत्पन्न कर रहे हैं और कैसे वो बाजार तक पहुंचा रहे हैं। तो एक लिंकेज के लिए पूरी तरीके से जो पोर्टल है काम कर रहा है। और ऐसे में आवश्यकता यहाँ अगर डॉक्टर आर्य हम देखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ई चरक की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि एक पूरा खुला बाजार जो है वो किसानों के सामने है, तो पारंपरिक फसलों को छोड़कर अगर औषधीय फसलों की तरफ रुख करते हैं या एलोवेरा की खेती अगर हमारे किसान करना चाहें तो सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उनको मिल सकता है।
बिल्कुल, सरकार ने औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए हैं जी। तो उनमें से नंबर 1 तो यही है कि जो किसान यदि इस दिशा में कोई खेती करता है तो उसकी पौध लगाने के लिए उसको चाहिए तो पौध की अरेंजमेंट करवा सकता है, और किसी भी विश्वविद्यालय से उसको एक अनुदान के रूप में पौधे फ्री में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी कुछ अनुदान देती है, वो रसीद दिखाने पे उनको पेमेंट कर देते हैं किसान को, भैया हमने इतने पौधे लगाए। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार हमारे जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है औषधीय फसलों की खेती के लिए भी। फिलहाल हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत माफ कीजिए महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से महेश राठौर बोल रहा हूँ। मैं एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं? हाँ। चलिए, बिल्कुल। हाँ जी, महाराष्ट्र में एलोवेरा की खेती किसान भाई आसानी से कर सकते हैं, और आपके नजदीक गुजरात पड़ता है, वहां से आप इसके पौधे ले सकते हैं। आनंद गुजरात जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां इसके जो किस्म है GAK1 उसके पौधे उपलब्ध हैं। अपनी डिमांड देकर आप उनसे पौधे ले सकते हैं, और यदि उपलब्ध ना हो तो वो टिश्यू कल्चर के द्वारा भी उनको संवर्धित करके आपको आगे दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग तकनीक है जिसका सहारा लिया जाता है। टिश्यू कल्चर के जरिए भी आपको जो पौध है संवर्धित करके वो पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि गुणवत्ता युक्त पौध अगर होगी तो उसके जरिए अच्छी आमदनी आपको आने वाले समय में मिल सकेगी। लेकिन जरूरी यही कि सही जानकारी आप लें, प्रशिक्षण लें, और उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर चाहे एलोवेरा की खेती की हम बात करें या मधुमक्खी पालन की, इस बारे में जानकारी लगातार आपको हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं एलोवेरा की खेती और मधुमक्खी पालन को लेकर। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं टोल फ्री नंबर और ईमेल के जरिए। ईमेल आईडी एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपको बता दें हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
जी सर नमस्कार। सर मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ था कि मधुमक्खी की जो नस्ल रहती है क्या उससे शहद की गुणवत्ता पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? मतलब जिस तरीके की नस्ल रहेगी उस हिसाब से हमें शहद का दाम मिलेगा। तो ऐसा भी कुछ रहता है क्या? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था सर कि एलोवेरा की अगर खेती करना चाहें तो अन्य फसलों की तुलना में कितना मुनाफा हो सकता है? चलिए बिल्कुल, कैसे देखिए मुनाफा बढ़ेगा, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर राणा, मैं चाहूंगा प्रजातियों का कितना असर, जो उनका सवाल है वो हम देख सकते हैं गुणवत्ता पर या उत्पादन पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है कि गुणवत्ता तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो फसल है जिससे वो नेक्टर लेती है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि नेक्टर किससे ले रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप सरसों से ले रही है या आप मल्टीफ्लोरा है या आपका सेब का है या नाशपाती का, वो भी डिपेंड करता है। बट क्या है कि जब हम व्यावसायिक रूप से बात करते हैं तो व्यावसायिक रूप से, जैसे मैंने पहले बताया, कि हम ये देखते हैं क्योंकि भारतीय जो मधुमक्खियां हैं उनका भी शहद की गुणवत्ता भी अच्छी है, बट दिक्कत क्या है कि उनमें शहद का उत्पादन कम है। तो जब हम व्यावसायिक बात करेंगे तो उसमें व्यावसायिक में तभी अच्छा मुनाफा होगा जब शहद हमको अधिक मात्रा में मिलेगा और दूसरे जो उत्पाद हैं वो अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो एपिस मेलिफेरा को आप जो है आप पाल सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जिसकी मैं पहले भी बात कर रहे थे कि जहाँ ज्यादातर रासायनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ जो बी हाइव है यानी मधुमक्खी का परिवार है वो वहाँ आप ना ले जाएं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो शहद आप जब निकालते हैं तो उसमें किसी तरह का जो आपके एंटीबायोटिक है या किसी तरह का भी उसमें इस्तेमाल ना करे। तो शहद की गुणवत्ता तो अपने आप ही, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, मधुमक्खी जो है कीट है, सामाजिक कीट है, तो शहद की गुणवत्ता तो उसकी अपने आप ही बनी रहेगी अगर उसके आसपास का वातावरण और जो फूल है जहाँ से वो नेक्टर ले रही है वो सही होगा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से गुणवत्ता जो है वो बेहतर रह सकती है। सिर्फ हमें एक अच्छा प्रबंधन जो है, उचित प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर आर्य ये एलोवेरा को लेकर भी जानना चाह रहे थे कि अन्य फसलों के मुकाबले अगर देखा जाए तो किस तरीके से अच्छी गुणवत्ता मिल सकती है, अच्छा उत्पादन जो है वो मिल पाएगा? जो किसान भाई गेहूं या चावल की या अन्य किसी फसल की खेती कर रहा है उसको मैं ये सलाह दूंगा कि वो उस क्षेत्र में इसकी खेती ना करे। ये सिर्फ बरानी क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहां आपका पानी कम लगता है या उपजाऊ शक्ति कम है, जहां आप अच्छी फसलें नहीं ले पाते, उन क्षेत्रों में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परंतु फिर भी यदि आप अच्छे क्षेत्र में भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु सिर्फ पत्ते तोड़ के बेचने से लाभ नहीं होगा। अपनी जेन्युइनिटी बनानी पड़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करके प्रोडक्ट यदि आप बेच पाए तो आप उसमें उससे बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। यानी घरेलू बाजार से हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, वैश्विक बाजार की तरफ आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और सरकार हर स्तर पर कोशिश यही कर रही है कि कैसे किसानों की आय को, आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हरीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं हरीश जी? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, एलोवेरा की खेती हम करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि पंजाब में इसकी खेती कामयाबी के साथ की जा सकती है और मिट्टी की पीएच कितनी होनी चाहिए? जी, पंजाब के किसान इसकी एक एकड़ में कितने पौधे लगेंगे? 1 एकड़ में लगभग 12,000 पौधे लगेंगे जी। और पंजाब के किसान इसकी खेती कर सकते हैं, परंतु ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां जल भराव की समस्या ना हो, यानी कि पानी जमीन पर खड़ा नहीं होना चाहिए। और उस वहां पे जो खेती करना चाह रहे हैं पंजाब के किसान, वो मतलब कि मेड के ऊपर यानी कि डोल के ऊपर पौधे लगा के खेती करें, यानी कि बेड बना के या डोल बना के उस पे खेती करें, सीधी जमीन पे समतल जगह पे खेती ना करें। चलिए, इस बात का देखिए ख्याल आपको रखना होगा। और साथ ही ईमेल के जरिए भी आर्यन जी हैं जिन्होंने ईमेल हमें भेजा है। डॉक्टर राणा, इनका सवाल है कि मधुमक्खी के करीब 50 बॉक्स के लिए कितनी एकड़ जो सरसों का खेत है उसकी आवश्यकता रहेगी? बिल्कुल, जो 50 बॉक्सों का आपका है तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि कोई भी 1 एकड़ या 2 एकड़ अगर आप एक जगह उगा रहे हैं तो उससे मधुमक्खी का काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो फसल है वो भरपूर मात्रा में पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए। क्योंकि मधुमक्खी जो नेक्टर है उसको लेने के लिए 3 किलोमीटर दूरी तक जो है उड़ान भरती है जी। तो 3 किलोमीटर दूरी तक भी जो फसल अगर उसको मिलेगी, उसको नेक्टर मिलेगा तो वो लेकर आती है। तो मधुमक्खी का व्यवसाय करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा स्थानांतरण करने के लिए जहां वो फसल भरपूर मात्रा में किसान वहां उगाते हो।
कोई एक किसान उगाता हो, 2 किसान उगाता हो, उससे मधुमक्खी की बात नहीं बनेगी। पूरा वो क्षेत्र में जो है वो खेती होती हो, चाहे वो आपकी सूरजमुखी की खेती है, चाहे वो आपकी सरसों की खेती है, चाहे आपका बाग है या दूसरी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें नेक्टर और पोलन होता है। जैसे सरसों है, उसमें नेक्टर भी होता है, पोलन भी होता है। तो नेक्टर शहद के लिए होता है, पोलन उनकी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए काम किया आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ क्षेत्र में भरपूर मात्रा में वो फसल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का आपको ख्याल भी रखना होगा। फिलहाल एक और राहुल दास का मेल हमारे पास आया है, एलोवेरा की खेती के लिए जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से जो प्रशिक्षण है वो उनको मिल सकता है और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं जिससे बेहतर ढंग से उसकी खेती कर पाएं। डॉक्टर आर्या, आपके नजदीकी किसी भी कृषि ज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां पे ये प्रशिक्षण आपको आसानी से मिल सकता है। और इसके अलावा हिसार कृषि विश्वविद्यालय में हम प्रशिक्षण मार्च के महीने में कराते हैं, तो उस समय भी वो संपर्क करके वहां भी प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा करनाल में एक प्रशिक्षण केंद्र है हमारा HTI हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, वहां भी औषधीय पौधों के संबंध में जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, एक और ईमेल हमारे पास आया प्रकाश वर्मा जी का, ये जानना चाह रहे हैं, झारखंड से हैं, कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, उसमें किस तरह की संभावना है, क्या उसमें एलोवेरा की खेती की जा सकती है? नहीं, चिकनी मिट्टी में भी एलोवेरा की खेती हम कर सकते हैं जी। और उसके अंदर आपको 10 से 15 टन आपको FIM डालना पड़ेगा। लेकिन क्या उसमें डॉक्टर आर्या प्रति एकड़ उसका कुछ लागत जो है उसमें इजाफा हो सकता है? कि लागत में कोई इजाफा नहीं होना, ये तो FIM हम घर में भी बना सकते हैं, घर में तैयार करके उसमें आप डाल सकते हैं आसानी से जी। और चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी में भी इसकी हम खेती कर सकते हैं। और pH जो है इसकी मतलब कि 8 से कम रहनी चाहिए, 8 जी मैक्सिमम 8 pH। तो देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। और साथ ही डॉक्टर आर्या, जैसे आपने कहा कि एक जो मधुमक्खी है करीब 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर हम सोचते हैं कि गुणवत्ता युक्त हमें शहद जो है वो मिल रहा है, इसका उत्पादन अगर हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भ्रांति भी हो जाती है, जो दूसरे पशुपालक हैं उनको लगता है कि हमारी फसल का उत्पादन कम हो रहा है अगर पास के खेत में अगर मधुमक्खी पालन कोई किसान कर रहा है तो। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो व्यवसाय है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 फायदे होते हैं किसान भाइयों को। प्रत्यक्ष रूप से तो जो आप उनके द्वारा उत्पाद ले रहे हैं, चाहे वो शहद है, चाहे वो मोम है, चाहे रॉयल जेली है, चाहे बी वेनम है, इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ है वो है परपरागण में। यानी कि परपरागण में मधुमक्खियों के द्वारा 20 से 30% तक भी जो है आपकी उत्पादन में इजाफा होता है जी। तो मधुमक्खी पालक ये समझ के चले, कई बार आपने बताया कि भ्रांति होती है कि मधुमक्खी कीट है, फूल पर बैठेगी तो कहीं ना कहीं उससे रस चूसेगी, पर धीरे धीरे लोग, अब किसान भाई भी और लोग भी अवेयर होते जा रहे हैं कि मधुमक्खी जो है वो हमारे लाभ का कीट है, नुकसान का कीट नहीं है। उसके द्वारा हमारी फसलों में बढ़ोतरी होती है, न कि वो रस चूस के उत्पादन को कम करती है। तो अब धीरे धीरे सभी किसान भाई उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं। और यहाँ तक भी बहुत सारे जो बड़े बड़े बागान हैं, जैसे नाशपाती का, सेब का, लीची का, तो वहाँ तो जो बागान का मालिक होता है वो मधुमक्खी पालक को पैसे दे के उसमें अपने जो मधुमक्खी के परिवार को रखवाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके द्वारा जो है परपरागण में कितना हमारी जो पौधे हैं उनको लाभ मिलेगा। तो ये भी एक विकल्प है। देखिए आमदनी का, कैसे आमदनी हमारे मधुमक्खी पालकों की हो रही है। एक समय था जब इस तरह की भ्रांतियां रहती थी, ये धारणा हो जाती थी, लेकिन अब जो जिनकी भूमि है जहाँ पे अलग अलग फसलें ली जा रही हैं, वो खुद चाहते हैं कि मधुमक्खी पालक जो हैं वो अपने बॉक्स जो हैं यहाँ पर रखें, जिससे उनकी फसल की जो उत्पादन है उसमें इजाफा हो पाए और गुणवत्ता भी अच्छी मिल पाए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं सवाई माधोपुर से। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं जानकारी, आप सभी को तो नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाई माधोपुर जिले में एलोवेरा के हम सर 10-20 पौधे लगाते हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन सर ये खेतों में लगाए तो सर इसको हम बेचेंगे कहाँ, कैसे तैयारी करेंगे इसकी, कहाँ से हमको बीज प्राप्त होंगे लगाने के लिए? चलिए, व्यावसायिक रूप से अगर करना चाहें तो कैसे इसको किया जाए डॉक्टर आर्य? व्यावसायिक रूप से आपने यदि खेती करनी है तो इसके जो पौधे हैं आपके नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान में, उनमें से किसी में भी संपर्क कर सकते हैं। यदि वहां पे पौधे मिल जाए तो बहुत अच्छा, और यदि वहां ना मिले तो आप साथ में गुजरात या साथ में हरियाणा लगता है, तो हरियाणा विश्वविद्यालय से या गुजरात यूनिवर्सिटी से किसी एक से भी आप संपर्क करके पौधे ले सकते हैं जी, और आगे खेती तैयार कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। लेकिन और बेचने की जहां तक बात है, बेचने के लिए आप उसकी जेल निकाल के नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी निजी या सरकारी कंपनी से आप बेच सकते हैं। जी, और खासतौर से जो जेल की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो क्या अलग अलग उस पर जो किस्में हैं या जिस तरह का उसकी मौसमी स्थिति रही है, इस पर भी कुछ निर्भर करता है कि किसी भी जो पौधा है उसमें जेल की मात्रा कितनी मिलेगी? देखो जी, सीजन के हिसाब से जेल की मात्रा बढ़ती है। जब बारिश का मौसम होता है तो पत्तों की तुड़ाई हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं और जेल की मात्रा हमें ज्यादा मिलती है जी। और लगभग जो परसेंटेज होता है पत्ते के अंदर जो जेल का, वो 50 से 60% होता है। जिस खेत में देखभाल अच्छी होगी तो 60% तक जेल मिल जाएगा, थोड़ा सा यदि कम रहेगा तो 50% आपको मिल जाएगा जेल। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो जेल की मात्रा है वो आपको बेहतर मिल सकती है, लेकिन आवश्यकता यही कि आप सही समय पर उसकी अगर तुड़ाई भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जब बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, वहाँ भी जरूरी आप पहले प्रशिक्षण लें, उसके बाद जो और समय समय पर की जाने वाली क्रियाएं हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल जिस तरह का मौसम बना हुआ है वहां पर और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन और एलोवेरा की खेती को लेकर। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। अश्विनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं अश्विनी जी आप अपना। हाँ, एलोवेरा की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ। चलिए बिल्कुल, एलोवेरा की खेती ये करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरह की परिस्थितियां आप सुझाना चाहेंगे डॉक्टर आर्य? छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां एलोवेरा की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और उसमें आसानी से हम एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो कि शुष्क क्षेत्रों में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाई। और इसमें ज्यादा सी पानी की या सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती, वर्षा आधारित इसकी खेती हम कर सकते हैं। एक बार बारिश के मौसम में पौधे लगाने के बाद में आपको 30 दिन के बाद में नड़ाई गुड़ाई करनी है, उसके बाद में फिर 60 दिन पे करनी है, उसके बाद आपके पौधे लगातार चलते रहेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बिल्कुल। और एक और सवाल है शाबुद्दीन खान जी का ईमेल के जरिए, वो पूछना चाह रहे हैं कि एलोवेरा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, किस तरह की मिट्टी में बेहतर उत्पादन जो है एलोवेरा का मिल सकता है? बेहतर उत्पादन के लिए वैसे तो दोमट रेतीली जो मिट्टी होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है, परंतु यदि दोमट रेतीली मिट्टी नहीं भी है
तो भी उसके अलावा भी अन्य प्रकार की भूमियों में भी इसकी खेती की जा सकती है। पीएच इसकी जो है वो मैक्सिमम 8 तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा पीएच है तो फिर थोड़ा सा नुकसान पीएच का देखिए आपको ध्यान रखना होगा इसका। और साथ ही डॉक्टर राणा, एक और सवाल हमारे पास आया राहुल कुमार जी का सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन को कैसे ये कर सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत करें। बिल्कुल, सबसे पहले मधुमक्खी के लिए आपको एक प्रशिक्षण, क्योंकि ये करने के लिए क्योंकि कीट है, कई बार जो है भ्रांति भी होती है कि मधुमक्खी के द्वारा डंक से जो है कई बार नुकसान भी पहुंचा देती है, नुकसान हो भी जाता है। तो आप पहले इसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि मधुमक्खी की क्या क्रियाकलाप है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं मधुमक्खी की तो आपको सबसे पहले एक चीज देखनी है कि उसके बारे में जानना है। दूसरा, कब शुरुआत करनी है आपने, इसकी शुरुआत नवंबर से लेके फरवरी का जो समय है वो उचित समय है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके परिवार के कितने सदस्य हैं। मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी है, कमेरी मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी है, इनके क्या क्रियाकलाप है, किस तरह से जो है रानी मधुमक्खी अपना कार्य करती है। वो देखो बड़ा इंटरेस्टेड है कि जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है, जो पूरा का पूरा परिवार का सब कुछ करने का दामोदार जो है श्रमिक मधुमक्खियों के ऊपर होता है, जिसमें पूरे परिवार में उनकी संख्या लगभग 98% यानी कि 98% के आसपास कमेरी जो मधुमक्खी होती है उन्हीं की होती है, अपूर्ण मादा होती है एक तरह से। तो ये जरूरी है कि आप उनके क्रियाकलाप है, कब वो क्या करती है, कितना कैसे, क्योंकि उसकी रक्षा करना पूरे परिवार का, पूरे परिवार की सफाई करना, पूरे परिवार के लिए खाने के लिए लाना, पानी देना, वो सब काम कौन करती है, कमेरी मक्खी। तो आपको पहले सबसे पहले जानना होगा कि इसके क्या कार्य हैं। उसके उपरांत फिर आपने ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ हम पूरे साल मधुमक्खी के द्वारा फ्लोरा उपलब्ध करा सकते हैं। जी डॉक्टर राणा, लेकिन क्या जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे हमारे घर है, किसान रह रहे हैं, क्या ये भी एक कुछ दूरी पर हमें उसको रखना चाहिए, खेत की तरफ रखना चाहिए? अगर क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जहाँ घर है वहीं खेत भी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर खेत तो क्योंकि इसको जो हम करते हैं तो इसको खेत पे ही हमको रखना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अगर हम कहीं बगीचा है तो 1 या 2 बॉक्स, कई बार हम पोलिनेशन यानी कि परागण के लिए भी रखते हैं। कई बार ये भी होता है कि भाई अपने खाने के लिए कम से कम शुद्ध शहद मिल जाए तो 1-2 बॉक्स वहां भी रख लेते हैं। पर आप अगर इसका पूर्णतः व्यवसायिक की बात करते हो तो इसके लिए फिर आपको खेत में ही जो है इसका रखना पड़ेगा। रिहायशी इलाके से थोड़ा सा दूर ही इसको रखना ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए ये बेहतर रहेगा। फिलहाल अगला जो ईमेल है प्रतीक जी का है और मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल किया है, मध्य प्रदेश बुरहानपुर से। ये जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर एलोवेरा की खेती की जा सकती है? डॉक्टर, मध्य प्रदेश में एलोवेरा की खेती कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो उसके लिए उपयुक्त है और भूमि भी बिल्कुल अच्छी है वहाँ की, और एलोवेरा आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई इसके लिए पौधे चाहिए तो उसके अंदर जो विश्वविद्यालय आसपास वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा गुजरात नजदीक पड़ता है, वहाँ से भी पौधे आपको मिल सकते हैं। जी, साथ ही अगला ईमेल हमारे पास आया है सतीश जी का आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण कहाँ से इनको मिल सकता है? डॉक्टर राणा, जैसे मैंने बताया कि आप आजमगढ़ से हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ में हैं। आप अपने मोबाइल पे अगर डालेंगे कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ तो सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहां से संपर्क करके भी आप उसका प्रशिक्षण कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि खादी ग्राम उद्योग की आजमगढ़ में यूनिट है तो आप वहां से भी पता करके तो भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप अगर जिले से भी बाहर जाओगे तो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने वहां हो चुकी है और आपको चाहिए तो आप नजदीक के आसपास के जो जिले हैं उनसे भी संपर्क कर से और प्रशिक्षण आपको मिल सकता है। जी, साथ ही लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर राणा, क्योंकि एक समय था जब शायद मधुमक्खी पालन को सिर्फ शहद उत्पादन तक सीमित मान लिया जाता था, लेकिन जैसा शुरुआत में आपने कहा कि अब कई और उत्पाद हैं जो हम इसके जरिए तैयार करते हैं और काफी अच्छा एक तरह का जो दाम है उनका वो बाजार में मिलता है। उनके लिए जो मधुमक्खी पालक हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, मधुमक्खी पालकों को जैसे आपने कहा कि पहले मधुमक्खी पालन को सिर्फ ये समझा जाता था कि भाई इसको शहद के लिए कर रहे हैं, पर शहद के अलावा जो दूसरे आजकल जैसे
बी वेनम की हम बात करते हैं, तो जो गठिया बाय के जो मरीज होते हैं उनकी औषधि के रूप में बी वेनम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आजकल तो थेरेपी के रूप में ऐसे मरीजों में थेरेपी के रूप में जो है मधुमक्खी का आपने इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दूसरे है आपके जो पॉलिश है, रॉयल जेली है और आपका जितना भी उत्पाद है सभी की, क्योंकि मधुमक्खी शहद के अलावा आप पता चला कि और कौन कौन सी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो कई उत्पाद हैं देखिए जिसके जरिए आपको लाभ मिल सकता है, मुनाफे की मिठास को आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आर्य, एक और सवाल हमारे पास आ चुका है, ये जानना चाह रहे हैं कि आप बिहार में एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, उसके लिए कब की जाए खेती और ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? रितेश जी का सवाल है। बिहार में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जल भराव की समस्या ना हो। जहाँ जल भराव की समस्या हो वहाँ मेड़ के ऊपर ही पौधे लगाएं जी। और यदि जहां तक कोशिश हो जल भराव की समस्या आते ही तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर ही पानी आपको खेत से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा बीमारियों की होने की संभावना रहती है। इसलिए जहां जल भराव की समस्या हो मैं ये सलाह दूंगा कि वहां पे ये खेती ना करें। जहां थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र हो उस क्षेत्र में इसकी खेती करें, तो वहां देखिए बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे और आपकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं होगी, उत्पादन प्रभावित नहीं होगा और इसके जरिए आपकी जो आमदनी है वो बेहतर हो सकेगी। तो जाना आपने ना सिर्फ एलोवेरा की खेती, साथ ही मधुमक्खी पालन के बारे में, और इन दोनों विषय पर हमारे जो विशेषज्ञों ने लगातार आपके सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई किस तरीके से बेहतर ढंग से आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें। कल खास तौर से बात करेंगे मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में, किस तरीके से इसका भी खाद्य प्रसंस्करण आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे। कल के ये दोनों विषय रहेंगे और पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर लें और आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम इसके लिए आपके पास हैं। आप ना सिर्फ हमें ईमेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और इसके साथ ही अलग अलग जो सोशल मीडिया के मंच हैं उनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी आप अपने जो सवाल हैं लिखकर छोड़ सकते हैं, उनको भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और साथ ही डीडी किसान टोल फ्री का जो नंबर है ये आपको याद होगा, हमारा ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम